नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। ताबिश हुसैन और यह है 5 की बात। इसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। जो चुनाव के नतीजे हैं वो आए, अब कई दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो 3 राज्य हैं वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर सवाल अब भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित हुए। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की। और इस जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आलाकमान 1-2 दिन में इसका ऐलान करेगा, लेकिन 4 दिन बीत रहे हैं और अब तक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पर मोहर नहीं लगी है। दिल्ली में बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। कल कई अहम बैठकें हुई। अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जेपी नड्डा अमित शाह से उनके घर जाकर मिले। जेपी नड्डा ने शाह से मिलने के अलावा भी कुछ बैठकें की, लेकिन तय कुछ नहीं हो पाया। सवाल और सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची हैं। आज वो पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने वाली हैं। देखना होगा कि राजस्थान समेत तीनों राज्यों में ऐलान आज ही होता है या फिर मंथन का दौर और लंबा यहां पर खिंचेगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं और रवीश रंजन हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। रवीश, पहले आपके पास आते हैं। जो बैठकों को लेकर चर्चा है, वसुंधरा राजे की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? मुलाकात आज हो पाएगी या कुछ यहाँ पर इससे अपडेट निकल कर आया है सामने? जी देखिए ताबिश, कल रात को वसुंधरा राजे अपने इस सिंधिया पोर्ट्रीज कंपाउंड में पहुंची हैं और तब से लगातार वो यहीं पर बनी हुई हैं। कल भी मीडिया ने उनसे बात की थी और तब उनसे पूछा था कि क्या आपकी मुलाकात किसी बड़े नेता से होने वाली है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि वो केवल अपने बहू से यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं। आज सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं, तमाम सारा मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और सिर्फ एक सांसद यहाँ पर उनसे मिलने पहुँचे हैं, जो कि मारवाड़ जंक्शन के सांसद हैं। पहले ये बताया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 3 बजे के बाद किसी भी वक्त जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। वसुंधरा राजे ने उनसे मिलने का वक्त मांगा है। फिर वक्त बताया गया कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 5 बजे के आसपास उनकी मुलाकात संभव है, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं। एक विधायक उनसे मिलने के लिए ज़रूर पहुंचे हुए हैं, वो भी करीब 1 से 1.5 घंटे से अंदर ही हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि आखिर वसुंधरा राजे की मुलाकात किन किन नेताओं से हो रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आज शाम को जो है वो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। अब इसमें क्या नतीजे आते हैं, क्या कोई फैसला होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल वसुंधरा राजे अपने घर पर मौजूद है दिल्ली में। अखिलेश जी, वसुंधरा राजे घर पर मौजूद हैं, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? इनको बुलाया गया है या वसुंधरा राजे खुद मिलना चाहती हैं? क्यों आखिर यहाँ पर वक्त लग रहा है? सस्पेंस के पीछे की वजह क्या लग रही है? देखिए, लंबी कवायद चल रही है क्योंकि बीजेपी को आगे के कई वर्षों के लिए अपना नेतृत्व वहां पर तैयार करना है। ये तीनों ही राज्यों में पिछले 2 दशक से बीजेपी की पहचान बन चुके जो चेहरे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, अब बीजेपी इनके बजाय नए चेहरों को वहाँ पर उतारने की तैयारी कर रही है। तो इस लिहाज से जो होमवर्क है वो किया जा रहा है कि किस सारे समीकरणों को साधा जाए, सभी वर्गों को साधा जाए और किसी के मन में कोई भी मलाल न रहे। ये पूरी कवायद इसी दिशा में की जा रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। बल्कि इस वक्त हम जब बात करें, बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, अलवर से लोकसभा के सांसद भी थे, आज उन्होंने अपना लोकसभा से इस्तीफा भी दे दिया है। इस समय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है। तो ऐसे में ये एक सारी मुलाकातें जो हैं, इसी जो सरकार बनाने की कवायद है उसी से जोड़ करके इनको देखा जा रहा है। केवल मुख्यमंत्री का ही फैसला नहीं करना है, बल्कि मंत्री कौन बनेंगे या फिर साथ में अगर आपको जाति या क्षेत्रीय समीकरण साधने हैं तो उप मुख्यमंत्री भी बनाना है या नहीं बनाना है, ये तमाम फैसले करने। लेकिन अभी तक ये पक्का है कि किसी का नाम तय नहीं हुआ है, किसी को यह नहीं बताया गया कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि ये फैसले जो है वो आखिरी वक्त पर घोषित होते हैं। पीएम मोदी हों चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, 2 उनके रणनीति की पहचान है, खासियत है। पहली बात तो है सीक्रेसी और दूसरा होता है सरप्राइज़। तो यहाँ पर भी यही कोशिश हो रही है कि सीक्रेसी और सरप्राइज़ की जो बात है, आखिर वो सिलसिला कब टूटेगा और कब इसकी जानकारी मिलेगी। इससे पहले जो भी नाम चल रहे हैं, जो भी मेल मुलाकात हो रही है, वो सब इसी दिशा में जा रही है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का।
अच्छा अखिलेश जी, क्योंकि सस्पेंस ये रहता है जब भी मुख्यमंत्री का नाम जो है वो चुनना होता है बीजेपी को, लेकिन क्या इस वक्त जो ये वक्त लग रहा है इसके पीछे की वजह ये है कि दावेदार बहुत सारे हैं, कई सारे नामों में से चुनना है, या फिर ये है कि नया चेहरा यहाँ पर होगा या पुराने चेहरों में से किसी को लेना है? देखिए, मोटे तौर पर अब ये माना जा रहा है, इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद इन तीनों ही राज्यों में नए चेहरे होंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसीलिए ये कवायद इतनी लंबी खिंच रही है, क्योंकि बीजेपी को आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अपने चेहरे तैयार करने हैं। साथ ही साथ अगले 3-4 महीने में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, पार्टी चाहेगी कि इन तीनों ही राज्यों में जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन रहा है, 100% करीब सीटें उसने जीती हैं, उसी को दोहराया जाए। तो ये भी एक पार्टी की रणनीति होगी कि कोई मुख्यमंत्री जो भी बने वो क्या 100% डिलीवर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये भी कि जिस तरह का जनादेश मिला है पार्टी को, उसके हिसाब से भी फैसला करना है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 163 सीटें बीजेपी को मिली है इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद भी, तो ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि जनता ने किस कदर विश्वास किया है बीजेपी पर। तो उस विश्वास पर कौन व्यक्ति है जो खरा उतर सकता है, ये भी पार्टी को तय करना होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रवीश आपका भी, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। जो मुलाकातों को लेकर नज़र यहाँ पर बनी हुई है, क्या वसुंधरा राजे की मुलाकात यहाँ पर होती है, आज होती है तो फिर क्या यहाँ पर निर्णय यहाँ पर निकल कर आता है सामने। बहरहाल अभी आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। गिरिजा शंकर जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अविनाश कल्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। राजस्थान में अभी भी सवाल ये बना हुआ है, वसुंधरा राजे अब क्योंकि दिल्ली में है तो ये और ज़्यादा सस्पेंस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है कि अब नया चेहरा होगा, पुराना होगा, क्या वहाँ पर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है? ताबिशी सारे जयपुर की या राजस्थान की नजर अब दिल्ली की तरफ है, क्योंकि यहाँ से जो होना था, जनमत जो आना था वो तो आ गया। एक नंबर जनता ने तय करके बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दे दी। अब जो अखिलेश जी कुछ देर पहले कह रहे थे, मुझे लगता है कि अपनी पॉलिटिकल अकाउंटेंसी प्रधानमंत्री तय कर रहे होंगे कि किन चेहरों पे दाव लगा के मैं अपनी जो पुरानी सीटें थी, जो राजस्थान में उनका अभी तक रिकॉर्ड है पिछले 2 चुनाव में कि वो एक भी सीट नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट रहा है उनका, कि वो कौन लोग हैं जो ये डिलीवर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें भी ठीक है कि आगे का मैसेज या नहीं, पर जो सबसे बड़ा प्रश्न प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मन में होगा वो ये होगा, जो 2024 का चुनाव आ रहा है उस पे हम इन तीनों राज्यों में और खासकर की राजस्थान में 100% स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन करें। तो उसी को लेके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। उनके पास मैंडेट है, वो चाहे जिसे आज मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी यही आंतरिक गणित बना रहे हैं, क्योंकि इस बार दावेदार भी बहुत है। इस बार ऐसा हो रहा है, मैं आपका टिगर भी देख रहा था, तो आप बाकी राज्यों में जहां 5 चेहरे दिखा रहे हैं उसमें राजस्थान में 6 चेहरे दिख रहे हैं। फेरिस्त काफी लंबी है। तो उन्हें ये गुणा भाग भी देखना है कि जातीय समीकरण, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और 24 का परिणाम कौन डिलीवर करेगा। बदलाव के लिए उनके पास हमेशा समय रहता है, वो जब चाहे ये बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो लेकिन ये अभी क्यों जरूरी लग रहा है बदलाव, इस पर भी आपसे और आगे बात करेंगे। लेकिन गिरिजा जी, राजस्थान में तो ये लगता है कि चलिए आप सत्ता में वापस लौट रहे हैं सरकार में, तो इसलिए बड़े सारे दावेदार यहाँ पर नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, तो वहां पर क्यों ऑप्शन जो है वो तलाशते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या क्यों आपको लग रहा है कि इसमें वक्त लग रहा है तय करने में? मध्य प्रदेश के हालात बाकी राज्यों से थोड़ी अलग इसलिए है कि बाकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनको सरकारें बनानी है और बहुमत मिला विपक्ष के रहते हुए, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और उसी सरकार और उसी मुख्यमंत्री को मैंडेट दिया है जनता ने एक अच्छी खासी सीटों के साथ। तो यहाँ निर्णय लेने में बहुत दुविधा नहीं होनी चाहिए थी। और यदि हम तर्क और परंपरा की बात करें तो जाहिर है कि जिस मुख्यमंत्री के अगुवाई में या मुख्यमंत्री रहते हुए किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो अगला मुख्यमंत्री वही होता है। लेकिन राजनीति में तर्क और परंपराएं हमेशा काम नहीं आती। और मेरा ये अनुमान है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, न कहीं कोई दावेदारी कर रहा है, न कहीं कोई लॉबिंग कर रहा है, न कोई विधायकों की बैठक हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो खामोशी है और उसके बाद भी 4 दिन गुजर जाए और हाईकमांड इस पर कोई अपना कोई रुख जाहिर न करे, तो बहुत सारे संशय, बहुत सारे अनुमानों को ये जन्म देते हैं।
एक कारण तो ये मान सकता तो हूं मैं क्या कि क्या इसके पीछे की वजह हो सकती हैं आपके हिसाब से? क्योंकि अगर चुनाव ही हम देखें तो जो सरकार की योजनाएं थी उसको बढ़ चढ़कर बीजेपी ने जो है आगे रखा है, जिस पर चुनाव एक तरह से लड़े भी गए और अच्छा वहां पर रिजल्ट भी उनको मिला है। मैं समझता हूं कि अभी जो मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान में उठापटक हुई, जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की बैठक बुलाई और थोड़ा सा एक शक्ति परीक्षण जैसा माहौल बना, और उस मुझे लगता है कि सारा गतिरोध वो राजस्थान को लेकर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन चूंकि सारे फैसले तीनों राज्यों के फैसले एक साथ होंगे, तो हो सकता है कि राजस्थान में जो गतिरोध है उसके चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये खामोशी नजर आ रही है। लेकिन ये चीज भी देख रहा हूं मैं कि जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसी नेता से पार्टी हाईकमांड की अगले मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा, कोई संवाद हुआ हो, ऐसी भी मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये जो खामोशी है, ये जो संवादहीनता है, ये कई तरह के अनुमानों को पैदा करता है। और जो एक चर्चा चल रही है काफी समय से कि नए चेहरे, बदलाव, वो बदलाव क्या इन राज्यों में भी होगा या अल्टीमेटली वो बदलाव न हो, ये देखना होगा। अविनाश जी, राजस्थान में कोई किसी तरह का कोई गतिरोध है आपको ऐसा लगता है? क्यों वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं, क्या कोई शक्ति प्रदर्शन दिखाने का ये तरीका है उनका, या फिर इसका कोई असर वहां पर सियासी तौर पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, गतिरोध नहीं है, पर यह बात जरूर है कि राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों में जब से परिणाम आए हैं, कई विधायक वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे, और वो उनका एक तरीका था कि जिसे वो शो करें, क्योंकि पिछले 4.5 साल से ज्यादा, पिछले 5 साल तक उन्हें कॉर्नर किया गया था, तो ये उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस दिखाई। पर उनका या उनके लोगों का ये जो एक जवाब आता है कि देखिए, इन सभी सीटों पर वो प्रचार करने गई थी, तो जीत के लोग बधाई देने या शुभकामनाएं देने आते हैं। और ये जो वो दिल्ली आई हैं, तो जैसा कि रविशंकर जी ने भी बोला कि वो पारिवारिक कारणों को बता रही है कि मैं अपने पारिवारिक कारण से दिल्ली आई हूँ। और ये कहने की बात है, मैसेजिंग ये क्लियर है। और जो मैं अभी भी कह रहा हूँ ताबिश, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि राजस्थान ने फैसला कर दिया, अब ये प्रधानमंत्री को तय करना है कि जनरेशनल शिफ्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बदलाव करती है, वो करेगी। उन्हें ये तो आपको प्रूव क्या करना लग रहा था है कि कि इस बार नया चेहरा दिखेगा, कोई एकदम एक बार फिर से सरप्राइज यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा, या फिर वसुंधरा राजे पर फिर से भरोसा यहाँ पर बीजेपी कर सकती है? ऐसा भी लगता है कि देखिए, बदलाव होना कांस्टेंट है, ये होगा ही होगा, पर उसका समय क्या होगा, आज होगा या 6-8 महीने बाद होगा, ये बस तय करने की सी बात है। और इस पे कोई, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मामला फंसा हुआ है। कौन होगा, क्या होगा, इस पे कई तरह की अटकलें हैं। कई नाम और आ रहे हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव, कल रात से अचानक उनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था। सुनने में आया कि जो भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनके ग्रुप में एक मैसेज आया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, जबकि वो रेल मंत्री के तौर पे कॉन्फ्रेंस लेने वाले थे। तो ये टेस्टिंग हो रही है कि इसके नाम पे क्या रिएक्शन आ रहा है। गजेंद्र सिंह है, तो काफी लंबे समय से, करीब करीब 5 साल से ये एक परिपाटी चल रही है कि अगले नेता वो होंगे। 5 साल से वेट कर रहे हैं। चलिए, तो अपनी टर्म का कि ये क्या चर्चा तो अविनाश जी बनी रहेगी जब तक यहाँ पर तय नहीं कर लिया जाता है कि होगा। किसके नाम पर यहाँ पर बदलाव मोहर होगा। लगती है। लेकिन जी जी बदलाव अवश्य होगा। ये तय करने की बात है कि क्या वो दिसंबर 23 में हो रहा है या वो जी मई 24 के बाद होगा। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि देखना होगा कि कब ये बदलाव, आपको लगता है कि बदलाव यहाँ पर जरूर होगा। शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरिजा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम आप यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ एक डिप्टी सीएम समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें खास मेहमान जुड़े, लेकिन सहयोगी पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आए। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह की है और दूसरी तस्वीर कर्नाटक में सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण की है।
ये 20 मई का कार्यक्रम था। सिर्फ 6 महीने के अंतराल पर दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। मई में इंडिया गठबंधन की सुबह थी और 9 विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। इस तस्वीर में शरद पवार, नीतीश कुमार, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, कमल हासन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तक हैं। जबकि आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन का ये उत्साह जो है वो गायब था। अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे। लेकिन डेरेक ओब्रायन को छोड़ इंडिया गठबंधन के बड़े और दूसरी पंक्ति के नेता भी समारोह से नदारद रहे। अब सवाल यह है कि इन 6 महीने में क्या हुआ है ऐसा? कांग्रेस 4 राज्यों के नतीजों का इंतजार करती रही, उसकी वजह से रैलियां और बैठकें रद्द हुईं। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन दलों में बात कायदे से शुरू तक नहीं हो सकी। गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल फिर से राज्य के नतीजों के बाद सामने आ गया है। अब कांग्रेस दुविधा में है कि उसके मोल तोल की जो ताकत है वो कितनी बची है, और बाकी दलों के सामने सवाल है कि वो कांग्रेस को कितनी अहमियत दें। पहले कांग्रेस ने भोपाल में होने वाली रैली रद्द कर दी। फिर 6 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने आने से इनकार किया। लेकिन गठबंधन अब भी संभावना इसकी है, क्योंकि आपसी सारी शिकायतों से बड़ी यह सच्चाई है कि सबको यह एहसास है कि बीजेपी को घेरने के लिए सबको साथ आना होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। आज शपथ ग्रहण यहाँ पर हुआ है। नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा हमारे साथ हैं। गिरिजा जी, तस्वीरें हम दो दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर कुछ महीने पहले की है जब कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री जो है शपथ लेते हैं, तब बड़े सारे सहयोगी जो है वहां नजर आते हैं, और एक आज की तस्वीर है। क्या ये संदेश दे रही हैं तस्वीरें? देखिए, आपने बहुत सी बात कही कि जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण हुआ था तब ये गठबंधन की सुबह थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि गठबंधन के बीच में एक संवादहीनता देखने को मिली है। और हालिया दौर में बहुत सारे जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों के, उनके बीच एक टकराव जैसी, कटुता जैसी चीज भी देखने को मिली। इसको शायद कांग्रेस इस इंतजार में थी कि चुनाव के बाद इन 3 राज्यों में उसको चुनाव में सफलता मिलेगी, उसका एक से बढ़ जाएगा और उसके बाद बात आगे होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो संवादहीनता था उसी की वजह से 6 तारीख की बैठक जो है उसमें बाकी पार्टियों के नेताओं ने आने से मना कर दिया। अब मुझे लगता है कि आज का दिन था कि जब इसको एक बड़ा शो कांग्रेस बना सकती थी और गठबंधन के उस उत्साह को जो 6 महीने पहले था उसको दोबारा दिखा सकती थी, लेकिन इस तरह की कोई कोशिश नजर नहीं आती। अब यदि इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो जिम्मेदारी कौन पार्टी लेगी, जो इसको आगे बढ़ाए, अगुवाई कौन करेगी? जाहिर है कि बाकी दल जो है वो इस जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, और कांग्रेस उस तरह का उत्साह या उस तरह की अगुवाई करने की स्थिति में नजर नहीं आती। आने वाले समय में यदि कांग्रेस इस अगुवाई को लेकर आगे बढ़ती है, संवाद आपस में बेहतर होता है, तो शायद है कि वो संभावना हमको आगे देखने को मिले। वरना ये जो सुबह है उसके शाम होने में टाइम नहीं लगेगा। अनुराग जी, आपको क्या लगता है जो सुबह हुई थी इंडिया गठबंधन की, ये अब शाम की तरफ बढ़ रही है या कुछ संभावनाएं आपको आगे लग रही हैं? देखिए, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली है कि कांग्रेस अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसका आर्म ट्विस्टिंग उसके इंडिया अलायंस से सारे घटक दल करने को तैयार बैठे। जिस तरह से इन्होंने 3 स्टेट गंवाए, जहां पे इनका एक अच्छा बड़ा स्टेक था, उसको गंवाने के बाद अब इनके साथ सभी लोग आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं। और ये जो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से इसको एब्सटेन किया है नेताओं ने, वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम सबसे बड़े स्टेक होल्डर नहीं हो, हम भी अपने स्टेट में एक बड़ा अपना दबदबा रखते हैं और हमारा भी अपना रोल है और हमें सीट चाहिए वहां पे। ये सारी कवायद सीटों की शेयरिंग को लेके है कि वेस्ट बंगाल में ममता जी चाहती हैं कि उनको मैक्सिमम सीटें मिले और कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करे। यूपी में अखिलेश जी भी यही चाहते हैं, बिहार में वहां के नेता यही चाहते हैं। अब समस्या ये है कांग्रेस
जो करीब पिछले 19 के चुनाव में 19% वोट लेके वो बैठा था, तो वो ये चाहता है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हम हैं, तो हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और बाकी लोग सपोर्ट की स्थिति में होने चाहिए। तो ये जो एक ऐसी स्थिति है कि कौन बड़ा स्टेक होल्डर है, इसकी ये लड़ाई है, और यहाँ पे ये एब्सटेन करके ये करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो स्टेट की बाकी लीडरशिप हैं, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे साउथ के स्टाइल में, ये लोग अपने स्टेट की पॉलिटिक्स में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम नेहरू गांधी फैमिली के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, जो स्टेट में नहीं जा सकते हैं और उनको केंद्र की ही राजनीति करनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज जो चल रही है, ये राहुल गांधी जी की आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज चल रही है कि किस तरह इनसे से ज्यादा सीटें क्षेत्रीय दल ले सके और इनको एक। लेकिन यहाँ पर ये भी अब लग रहा है ना अनुराग जी के, ये तो बड़ा सवाल था कि सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला जो है यहाँ पर लेकर आएंगे ये। लेकिन अब लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा मुश्किल अब यहाँ पर आएगी। गिरिजा जी, जैसे कि हालात अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने लगता है थोड़ा देर कर दी है, क्योंकि तब बातचीत बहुत अच्छे से हो रही थी। अब ये बीच के जो चुनाव आए, इसमें एक थोड़ा संपर्क जो है वो टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जी, ये संपर्क जो है दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है गठबंधन को लेकर जो मैं समझ रहा हूं कि जो गठबंधन थोड़ा बेमेल लगता है मुझे, क्योंकि कांग्रेस को जो नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी की तरह उसको लोकसभा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। बाकी दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों और नेशनल पार्टी का तालमेल होना एक। दूसरी बात यह है कि लगभग आधी लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर बाकी दलों की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। जहां पर कांग्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान देखेंगे तो कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टियां नहीं है। वेस्ट बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है। तो जब सभी पार्टियों की उपस्थिति समान होती है तब गठबंधन का कोई असर होता है। यदि असमान उपस्थिति में सीट शेयरिंग की भी दिक्कत होती है और जो एजेंडा होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसमें तालमेल बनाना बहुत मुश्किल काम है। यदि बहुत समझदारी, परिपक्वता के साथ और दिल बड़ा करके यदि ये दल आगे बढ़ते हैं तो ये गठबंधन कहीं एक बेहतर स्वरूप ले सकता है, वरना ये कहीं न कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो अभी ये वैसे ही मुश्किल हालात यहाँ पर लग रहे हैं। अनुराग जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं जवाब यहाँ पर जाना चाहूंगा। तो साथ आना ही मुश्किल लग रहा है, अगर आ भी जाते हैं तो कितनी चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, यहाँ पे अगर ये साथ आ भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस चूंकि एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, तो इनको, इनके नेताओं को थोड़ा सा अपनी भाषा शैली पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्रीय दल अगर हैं, उनके पास कम परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम आपके नीचे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा संयम के साथ पब्लिक स्पेस में बात करनी पड़ेगी। और नंबर 2, मुझे शुरू से एक इंडिया अलायंस के अस्तित्व पे एक थोड़ा सा मेरा दिमाग उसको लेके एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सब का अपना एक जो नजर है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। वो इंडिया अलायंस से ज्यादा उन सबकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे इंडिया अलायंस के सामने, कांग्रेस के सामने और सभी दलों के सामने जो केंद्र से भाजपा को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को, हालांकि सब लोग कांग्रेस को ये सुझाव देते हैं कि अपना दिल बड़ा करें, लेकिन सबसे पहले उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अपना दिल बड़ा करें और प्रधानमंत्री की कुर्सी से नजर कुछ दिनों के लिए हटा लें। बिल्कुल, ये अब देखना होगा कि कौन कितना अपना दिल जो है वो बड़ा करता है और कैसे अब हाथ बढ़ाए जाते हैं इस गठबंधन को आगे और मजबूत करने के लिए। बहुत शुक्रिया गिरिजा जी आपका और अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस पर रखने के लिए। तो देखिए, इंडिया गठबंधन जो शुरुआत में मीटिंगों का दौर भी हुआ था, तब लग रहा था बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब थोड़ा रुकती हुई यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। सवाल अब भी इनके सामने बड़े हैं कि कैसे तालमेल यहाँ बैठाया जाता है, जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होता है, चेहरा कौन यहाँ पर होगा। बहरहाल ये देखना होगा आगे किस तरह से यहाँ पर चीज़ें बढ़ती हैं। फिलहाल एक ब्रेक लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके एक बयान को लेकर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। दरअसल तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर बताने वाली रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को लेकर आज बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये विभाजनकारी बयान बिहार राज्य का अपमान है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूछा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता इस पर चुप क्यों हैं। नीतीश कुमार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री के इस बयान पर अपना रुख साफ करना चाहिए। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। तो ये बहुत पीड़ादायक है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू भी खामोश हैं। इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। नवनिर्वाचित नियुक्त मुख्यमंत्री तेलंगाना को एक नेक सलाह देना चाहूंगा। आपके काडर आईएएस आईपीएस में बहुत बिहार के अफसर हैं। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसा काम करते हैं ये आप देख लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आंध्र तेलंगाना काडर के बहुत से आईएएस आईपीएस जो बिहार मूल के हैं वो भारत के योग्य भी अफसर बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं। तो उनका डीएनए क्या है मिस्टर मुख्यमंत्री, ये आपको समझने का मौका खुद मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, यू हैव मेड अ वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, a shameful statement. Please don't forfeit your political and moral authority by making these irresponsible comments. भारतीय सेना ने एक ऐसा लेंस तैयार किया है जो दुश्मन को चकमा दे सकता है। इस लेंस को ड्रोन या क्वाडकॉप्टर में लगाया जा सकता है। और क्या है इसकी खासियत और कैसे ये काम करता है, बता रहे हैं कैप्टन धीरज उमेश। जंग के मैदान में दुश्मन को कैसे चकमा दिया जाए, यह सीखना है तो भारतीय सेना से सीखिए। ड्रोन उड़ा रहे हैं तो दुश्मन को लगेगा कि हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है उनके इलाके में। बात करते हैं सेना के कैप्टन धीरज उमेश से। क्या ये कैसे काम करता है और कैसे दुश्मन को चकमा देते हैं? ये लूनबर्ग लेंस है, इसको हम क्वाडकॉप्टर में लगा के उड़ाने से इसका रेडार सिग्नेचर बढ़ जाता है और एक अटैक हेप्टर को डिपिक्ट करता है। तो जो भी दुश्मन का रेडार इसको डिटेक्ट करता है तो जो ऑपरेटर को नजर आएगा वो एक हेप्टर जैसा सिग्नल नजर आएगा। इससे दुश्मन को हम डिसीव कर सकते हैं कि इस इलाके से हेप्टर आ रहा है, जबकि ग्राउंड में सिर्फ एक क्वाडकॉप्टर या ड्रोन आ रहा है। तो इससे दुश्मन को लगेगा कि हेप्टर आ रहा है तो वो अपना हथियार खोलेगा। इसकी वजह से हमें उसके डिप्लॉयमेंट का लोकेशन पता चल जाएगा। तो कितना एरिया कवर होता है और क्या मतलब माउंटेन में, डेजर्ट में कहाँ काम कर सकता है डे नाइट? इसको किसी भी समय पे, किसी भी टेरेन, चाहे माउंटेन हो, डेजर्ट हो, प्लेन्स हो, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो डिटेक्शन है, रेडार का जितना भी दूर से सिग्नल इसके ऊपर मिल रहे हैं उतने दूर तक ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो लेंस है, अभी आप दुश्मन को इससे पता लगता है कि क्वाडकॉप्टर फ्लाई करता है तो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। तो क्या हम आने वाले दिनों में उम्मीद करें कि कुछ ऐसा लेंस डेवलप हो सकता है या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दुश्मन को लगे कि फाइटर की तरह लग रहा है, ऐसा चकमा खा जाए? यदि कोई क्वाडकॉप्टर या ड्रोन का स्पीड इतना तेजी से हम बढ़ा सके और उसका काबिलियत बढ़ा सके वो एक हेप्टर या एयरक्राफ्ट का स्पीड के बराबर या थोड़ा उससे कम दिखा सके, तो इस लेंस को उस ड्रोन या क्वाडकॉप्टर में लगाने से हम एक एयरक्राफ्ट का भी डिसेप्शन इसमें कर सकते हैं।
तो क्या दुनिया में और भी कोई देश इससे हो रहा है, इस तरह का काम हो रहा है, और कितना लगभग खर्च इसमें कितना आ रहा है लगभग? एक लेंस का खर्च लगभग 55,000 का खर्च हो रहा है, और जितना मैंने पढ़ा है अभी दूसरे इस तरह के यूटिलाइजेशन दूसरे कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैं इसको यकीन से बोल नहीं सकता। तो क्या सेना में इस्तेमाल हो रहा है या ट्रायल पूरा हो गया है? इसका ट्रायल किया था हमने, इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ था और सक्सेसफुल था, और इसका आगे का एम्प्लॉयबिलिटी फ्यूचर में पता चलेगा। तो क्या जो नया डायमेंशन जो लड़ाई का जो देखा जा रहा है, तो उससे लगता है कि सेना का जो बहुत सारी जरूरतें हैं उसमें कारगर साबित होगा पूरी तरह से? इसमें बहुत फ्यूचर के ज़रूरतें जो भी है इसमें आराम से पूरी हो सकता है, क्योंकि ये एक जवान का जान भी बचा सकता है, जिससे क्योंकि दुश्मन का जो हथियार अगर उधर है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ डायरेक्ट अटैक करना नहीं चाहते, तो ऐसे चकमा देने से हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन के गैप्स कहाँ है और हम कैसे अटैक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नए वक्त का ये हथियार है जिसमें दुश्मन जो है आसानी से चकमा खा जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।